हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्वप्निल और आज हम देखेंगे कि आईटीआर फाइल करते वक्त आपको किन किन बेसिक डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होगा जिसके बेसिस पर आप आपका आईटीआर ठीक से फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने फॉर्म्स रिलीज कर रहे हैं सो दैट हम हमारा आईटीआर फाइल कर सकें। तो इनकम टैक्स दोस्तों जैसे सब जानते ही है, बट मैं ब्रीफ में बताऊँ तो हमारी पर्टिकुलर एक फाइनेंशियल ईयर में इनकम पे लगने वाला टैक्स। अब ये टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? तो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको अपनी इनकम असेस करना ज़रूरी है और इनकम असेस करने के लिए आपके पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है जिस बेसिस पर आप तय कर सके कि आपने इस पर्टिकुलर ईयर में कितना इनकम अर्न किया है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि आईटीआर फाइल करने के लिए आपको बेसिक क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं जिस बेसिस पर आप आपका आईटीआर सही से फाइल कर सकते हैं। तो आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट है आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड। बिना पैन कार्ड और आधार कार्ड के आप आपका आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको आपका पैन नंबर इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्टर करना होगा। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का भी ज़रूरत होगा जिसमें आप ओटीपी लेकर उसे पुटअप करके अपना पैन नंबर इनकम टैक्स की वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस पर्सन का पैन कार्ड और आधार कार्ड अगर लिंक नहीं है तो उसे 30 जून के पहले आप लिंक करवा लीजिए, अदरवाइज आपका पैन नंबर डीएक्टिवेट भी हो सकता है क्योंकि डिपार्टमेंट ने 30 जून तक का डेडलाइन दिया है, टाइम दिया है कि हमें उसके पहले हमारा पैन और आधार लिंक करना कंपलसरी है। अब बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जिसके बेसिस पर हम हमारी इनकम असेस करते हैं। तो दोस्तों कोई भी पर्सन अपनी इनकम सिर्फ दो तरीके से अर्न करता है, एक तो कैश में या तो अकाउंट में। अगर आपने कैश में आपका इनकम अर्न किया है तो आपको उस केस में आपका सारा ब्यौरा रेडी रखना ज़रूरी है जो ये बता सके कि आपने कैश में कितना इनकम अर्न किया है। और अगर समझो आपने बैंक अकाउंट में आपका इनकम अर्न हुआ है तो इस केस में सवाल ये आता है कि आपका बैंक स्टेटमेंट कौन से पीरियड का लगेगा। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च का फाइनेंशियल ईयर होता है। तो दोस्तों आप जिस भी फाइनेंशियल ईयर का आईटीआर फाइल करने वाले हो तो उस टाइम पे 1 अप्रैल से 31 मार्च के फाइनेंशियल ईयर का बैंक स्टेटमेंट हमें रिक्वायर्ड होगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर ईयर में हमने कितना पैसा कमाया है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ की तैयारी पहले से रख सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो इस केस में आपको फॉर्म 16 का भी रिक्वायरमेंट रहेगा, तो उसे भी आपको पहले से तैयार रखना होगा। समझो आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, समझो आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है जहाँ से हमें धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट आ रहा है, रेंट आ रहा है, या किसी भी सोर्स में हमारी इनकम अर्न हो रही है और उस पर टीडीएस कट रहा है, तो उस केस में आपको टीडीएस फॉर्म का भी रिक्वायरमेंट रहेगा जो आपको पहले से तैयार रखना होगा। लेट से अगर समझो आपको नहीं पता है कि आपका टीडीएस कितना कटा है, कौन सी पार्टी ने काटा है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आपका इनकम टैक्स फॉर्म लॉगिन करके वहाँ से फॉर्म 26AS डाउनलोड करके आप पता कर सकते हैं इजीली कि कौन सी पार्टी ने आपको कितना पैसा दिया है, कितना पैसा आपने उनसे अर्न किया है और उन्होंने कितना आपका टीडीएस काटा है। ये आपको इजीली पता चल जाएगा। वैसे मैं एक बात की आपको जानकारी दे दूं कि डिपार्टमेंट आज के डेट में इतना स्मार्ट हो गया है कि जहाँ जहाँ आपने अपना पैन लिंक किया है वहाँ की सारी डिटेल्स डिपार्टमेंट तक सीधी पहुँच जाती है, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी सेल ट्रांजैक्शन हो, प्रॉपर्टी परचेज ट्रांजैक्शन हो, शेयर मार्केट का ट्रांजैक्शन हो, आपकी बैंक में किसी एफडी का ट्रांजैक्शन हो या इवन आपका सेविंग बैंक इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन है। ये सारा डिटेल्स एक फॉर्म में अपडेट हो जाता है जिसे हम एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट कहते हैं। फॉर्म AIS डिपार्टमेंट डायरेक्टली व्यू कर सकते हैं अपने एंड से, जिससे उन्हें पता चल सकता है कि हमारी कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट है, कहाँ कहाँ हमने प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन किया है, कौन से स्टॉक में हमने इन्वेस्ट किया है, कितना हमने म्यूचुअल फंड निकाला है, इवन हमें कितना सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिल रहा है। ये तक की डिटेल्स डिपार्टमेंट को इजीली मिल जाती है फॉर्म AIS के थ्रू। तो दोस्तों मैं आपको एडवाइस करूँगा कि जब भी आप आपका आईटीआर फाइल करें तो आप अपना फॉर्म AIS चेक करना ना भूलें। अगर समझो आप फॉर्म AIS चेक नहीं करते हैं तो माइट भी पॉसिबल कि आप कोई इनकम छोड़ सकते हैं जो आपके फॉर्म AIS में दिख रही है लेकिन वो आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं की है। तो फॉर एग्जांपल कि आपके हिसाब से आपका सालाना इनकम 5 लाख रुपए है, बट फॉर्म AIS चेक करते वक्त हमें पता चलता है कि आपकी इनकम 7 लाख रुपए है। तो इस केस में अगर आपके पास एकदम स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि जो प्रूफ करता है कि आपका इनकम 5 लाख रुपए ही है, तभी आप आईटीआर 5 लाख के हिसाब से फाइल कीजिए। अदरवाइज आपको फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं बिकॉज AIS में आपका इनकम ज़्यादा शो हो रहा है। बट अगर आप AIS से ज़्यादा इनकम का आईटीआर फाइल करते हैं तो उस केस में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
वैसे फॉर्म एआईएस क्या होता है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो चैनल पे बने रहे, जिसमें हम डिटेल वीडियो लाने वाले हैं जिसपे आपको फॉर्म एआईएस के बारे में ईच एंड एवरी डिटेल्स हम आपको शेयर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके आपको प्रूफ भी आपके साथ रेडी रखने होंगे। जैसे कि अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड की पॉलिसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो आपको म्यूचुअल फंड की एडवाइसेस लगेगी। आपने कोई एलआईसी पॉलिसी निकाली है तो आपको उसकी प्रीमियम रिसीट्स लगने वाली है। आपने किसी पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट किया है तो आपको उसका स्टेटमेंट लगेगा। या अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी यूलिप में ईएलएसएस में इन्वेस्ट किया है तो आपको उसकी इन्वेस्टमेंट रिसीट्स भी आपके साथ रेडी रखनी होगी। ये जो रिसीट्स है ये आपको आईटीआर फाइलिंग के वक्त टैक्स कैलकुलेशन में मदद करेगी, क्योंकि इसके बेसिस पे आप अपना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जिससे आपका टैक्स कितना आएगा नहीं आएगा ये डिसाइड हो जाएगा। मान लो कि अगर कोई बिजनेस पर्सन है जो अपना आईटीआर की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि उन्होंने जीएसटी में जितना टर्नओवर दिखाया है या जो टर्नओवर उन्होंने जीएसटी रिटर्न्स में डिस्क्लोज किया है, आपको ये भी चेक करना ज़रूरी है कि आपका इनकम टैक्स में दिखाने वाला टर्नओवर और जीएसटी का टर्नओवर वो मिसमैच ना हो। अगर मिसमैच हो रहा है तो उसका आपको रिकन्सिलेशन रेडी रखना होगा और उसका रीज़न क्या है ये भी आपको पहले से तैयार रखना होगा। अदरवाइज़ कल चल के आपको फ्यूचर में उस चीज़ का नोटिस आ सकता है या कोई इन्वेस्टिगेशन हो सकती है जिसमें वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपका इनकम टैक्स और जीएसटी का टर्नओवर मैच क्यों नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये बात के ऊपर स्पेशल ध्यान दीजिए कि आपका जीएसटी और इनकम टैक्स का टर्नओवर मैच होना ही चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ समराइज करता हूँ कि आपको आईटीआर फाइल करते वक्त क्या क्या बेसिक डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पैन कार्ड, आधार कार्ड आपको रेडी रखना होगा। इसके साथ आपके कैश में अगर ट्रांजेक्शन है तो आपको कैश के ट्रांजेक्शन का पूरा डिटेल्स आपके साथ रेडी रखना होगा। बैंक स्टेटमेंट 1 अप्रैल से 31 मार्च के पीरियड के आपके रेडी रखने होंगे। इन्वेस्टमेंट डिटेल्स भी आपको रेडी रखनी होगी, कौन से म्यूचुअल फंड में, एलआईसी में, यूलिप में, ईएलएसएस में, टर्म प्लान में, हेल्थ इंश्योरेंस में आपने इन्वेस्ट किया है, ये सारी प्रीमियम रिसीट्स वगैरह सब आपको रेडी रखनी होगी। अदर देन दिस अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपको फॉर्म 16 भी आपका रेडी रखना होगा। कहीं किसी इनकम पे आपका टीडीएस कट रहा है तो टीडीएस फॉर्म भी आपको रेडी रखना होगा। फॉर्म 26A भी आपको साथ में तैयार रखना होगा, जो हमें बताएगा कि हमारा कितना टीडीएस कट चुका है। अगर समझो आपने कोई प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन किया है तो उस केस में आपको सेल ऑफ प्रॉपर्टी के जो ट्रांजेक्शन है, सेल डीड और उसकी परचेज डीड, ये सब भी आपको साथ में रेडी रखना होगा। शेयर मार्केट के अगर आपके ट्रांजेक्शन होते हैं तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट स्टेटमेंट भी आपके रेडी रखने पड़ेंगे। अदर देन दिस अगर आपका कोई भी रेंटल इनकम है तो उसकी रेंटल रिसीट्स आपको रेडी रखनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर समझो आप कोई बिजनेस पर्सन है और आपने जीएसटी नंबर लिया है तो उस केस में आपका जीएसटी का टर्नओवर और आपका इनकम टैक्स का टर्नओवर मिसमैच ना हो, और अगर वो किसी कारणवश मिसमैच होता है तो उसका रीज़न भी आपको पहले से रखना पड़ेगा, उसका रिकन्सिलेशन रेडी रखना पड़ेगा कि उसका मिसमैच होने का रीज़न क्या है। ये सब वो डॉक्यूमेंट है जो आपको आईटीआर फाइल करते वक्त ज़रूरत पड़ने वाले हैं और इसके बेसिस पे आप अपना आईटीआर सही से एक्यूरेटली फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में ऑलमोस्ट हर पर्सन का सारा ट्रांजैक्शन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होता है। यूपीआई के थ्रू आप बोलिए, आप आरटीजीएस, एनईएफटी की बात कीजिए, तो मैक्सिमम पर्सन्स का ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होता है। तो यहाँ मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन डिपार्टमेंट से ना छुपाएं, क्योंकि डिपार्टमेंट को ऑलरेडी उसके बारे में जानकारी होती ही है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ट्रांजैक्शन डिपार्टमेंट को डिस्क्लोज नहीं करते अपने आईटीआर फाइलिंग में तो और कल चल के उन्हें पता चलता है तो आपका इसको लॉन्ग टर्म में कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ सकता है। अगर समझो शॉर्ट टर्म में आप उस चीज़ से बच भी सकते हो बट लॉन्ग टर्म में आपके बचने के चांसेस नेग्लिजिबल है। तो ऐसा ना हो जाए कि आप जितना बचाने जा रहे थे उससे ज़्यादा आपको देना पड़ जाए। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। अगर आपको कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।